स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने टैक्सोनॉमी के बारे में आपने हेडिंग डाला हुआ था। अब हम उसके बारे में आगे बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो स्टार्टिंग के जो क्लासेस हो चुके हैं, 2 क्लासेस, तो आई होप कि आपने सारा अच्छे से तैयार कर लिया होगा। उसके जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा ना, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर जैसे ख़त्म होगा ऐसे ही उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और क्वेश्चन बनने का अगर प्रक्रिया आपको पता चल गया कैसे बनता है, अगर आपके माइंड में खुद ही क्वेश्चन डेवलप होने लगा, तो आप ये समझ लो कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है, क्लियर हो रहा है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो होता है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है टैक्सोनॉमी, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस प्लस नॉमस। जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सिस प्लस नॉमस, ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सिस प्लस नॉमस, इसका मतलब होता है, टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब होता है लॉ। एक पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से अरेंजमेंट करना। टर्म गिवन बाय एपी कैंडोले। एपी कैंडोले ने ये टर्म दिया था। डी स्मॉल में रहेगा, जैसे ए बी डिविलियर्स, डी ना, क्विंटन डी कॉक, डी। तो टर्म गिवन बाय एपी कैंडोले इन हिज बुक थ्योरी एलिमेंटेयर डेला बोटेनिक, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, एक इनका बुक था। इसी बुक में सबसे पहले इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में जिक्र किया था, इस शब्द का यूज किया था। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो टैक्सोनॉमी होता है, इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आपने कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस साहब को, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश टैक्सोनॉमिस्ट। ये स्वीडन के रहने वाले थे। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली है क्या ना, अगर हम सिंपली आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, इसका टैक्सोनॉमी किया जाता है। तो आपने देखा है किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, अलग अलग आपने ऐसे देखा है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अलग अलग ना उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग उसको कैटेगरी में रखते हैं ना। तो ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन होता है। तो वो सब कुछ ना टैक्सोनॉमी में ही आ जाता है। वही आपने लिखा है, टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो कैसे हम उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो 7 कैटेगरी है, उसके अलावा भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं। तो कैसे उस ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर प्लांट को, एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो ये सब ना इसी टैक्सोनॉमी में ही आ जाता है, इसी का ही पार्ट है, टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब। तो जो लीनियस साहब थे उनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टैक्सोनॉमी।
सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। हम वन बाय वन एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो और किसी प्लांट या एनिमल का डिस्कवरी किया आपने, आपको कोई नया प्लांट मिला, आप कहीं जा रहे थे, आपको बिल्कुल नया प्लांट मिला या कोई नया एनिमल मिला, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो आपको उसका ना टैक्सोनॉमी करना है। तो एक स्टेप है, पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। क्या मतलब है इसका? टू डिस्क्राइब morphological and other characteristics of organisms. Other characteristics of organism। जो ऑर्गेनिज्म आपको नया मिला हुआ है ना, उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उसको डिस्क्राइब करना कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म आपको मिला हुआ है, अभी जो आपने नया डिस्कवर किया, आपने को जो ऑर्गेनिज्म मिला है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको उस जो ऑर्गेनिज्म आपने अभी डिस्कवर किया, जो आपको मिला है, उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। ध्यान देना, उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है ये देखना, और उसको कंपेयर करना, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स है उससे उसको तुलना करना, कंपेयर करना, ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है ये? टू रिकॉग्नाइज similarity, to recognize similarity of organism with already discovered organism। तो इसका मतलब यही है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, टू रिकॉग्नाइज सिमिलरिटी विथ अदर ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स आप पहले ही डिस्कवर कर रखे हो, उससे जो भी आपने डिस्कवर किया क्या क्या सिमिलरिटी है, ये उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है, उसको एक प्रॉपर, एक डिस्टिंक्ट, एक स्टैंडर्ड नाम दे देना, ताकि वो उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। फिर से सुन लेना, नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया हुआ है, उसको एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट नाम दे देना, ताकि वो उसी नाम से ना पूरी दुनिया में जाना जाए। इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। To give a proper and distinct name to the organism। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो आपने डिस्कवर किया है ना, to the organism, to give a proper and distinct standard name। ध्यान देना, proper and distinct standard name to the organism, so that it can be known by the same name all over the world।
ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो पूरी दुनिया में ना उसी नाम से जाना जाए। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये स्टैंडर्डाइज करता है नेमिंग, ये एक स्टैंडर्ड नेम देता है, एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट नेम देता है, स्टैंडर्ड नेम देता है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया हुआ है वो उसी नाम से ना पूरी दुनिया में जाना जाए। तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। फोर्थ और लास्ट स्टेप है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जैसे आपने पढ़ा है 7 कैटेगरी पढ़ा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो आपने 7 कैटेगरी पढ़ा है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, जिसको आपने एक नाम दिया, उसको अलग अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में रख देना, प्लेस कर देना, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, यही होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग और प्लेसिंग या प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो आपने डिस्कवर किया ऑर्गेनिज्म इन convenient categories and subcategories based on easily observable characters। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया हुआ है उसको ग्रुपिंग कर देना, प्लेस कर देना, रख देना इन कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब वही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है, जो 7 कैटेगरी आप पढ़ोगे, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सब कैटेगरी का मतलब होता है, जैसे किंगडम है तो सब किंगडम भी होता है, फैमिली है सब फैमिली भी होता है, जो सब वाला है ना, तो वो सब कैटेगरीज है बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए सेल वॉल नहीं है तो आपको समझ में आ गया कि ये इसका किंगडम एनिमेलिया होना चाहिए। फ्लावर लगा है तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि ये एंजियोस्पर्मी है ना। तो अलग अलग ऐसे ही अलग अलग सीड में 2 कॉटलेडन है तो डाई कॉटलेडनी होगा। तो आप ऐसे ना उसका डिवीजन, क्लास, ऑर्डर सब ऐसे बता लोगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। या अगर हम उसको किसी दूसरे प्लांट से कंपेयर कर रहे हैं या एनिमल है तो दूसरे एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे जो ग्रुपिंग किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में, उसे ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन करने का क्या फ़ायदा है? बेटा क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ना, क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी सिंपल एंड इजी। जो क्लासिफिकेशन है इट मेक्स स्टडी सिंपल एंड इजी। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से अपना जो स्टडी है ना बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। आप ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक प्लांट है, ठीक है, जिसका आपने डिस्कवरी किया, तो आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका टैक्सोनॉमी करना है, उसका ग्रुपिंग करना है अलग अलग कैटेगरीज में। तो आपने मान लीजिए ऐसे हज़ारों प्लांट का टैक्सोनॉमी कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखा है, प्लेसिंग कर रखा है,
क्लासिफिकेशन कर रखा है, और आपको कोई नया प्लांट मिला, उसका आपको टैक्सोनॉमी करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो कुछ नहीं, आप उस प्लांट को ना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हज़ारों प्लांट आपके पास है ऑलरेडी जिसका आपने टैक्सोनॉमी कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनसे आप उस प्लांट को जो डिस्कवर किया आप कंपेयर करो, जिससे कैरेक्टरिस्टिक मिलता रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा, डिसिमिलरिटी रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट को जो आपने डिस्कवर किया है, बहुत सारे प्लांट से आप कंपेयर करोगे तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे आप उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते जाओगे। तो ये होता है टैक्सोनॉमी, ये होता है क्लासिफिकेशन। इससे आपका जो स्टडी है ना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप सोचो दुनिया में कितने 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अगर आपको सबका अलग अलग का, अगर टैक्सोनॉमिस्ट को सबका अलग अलग प्लांट का, एनिमल का टैक्सोनॉमी करना हुआ ना, तो उसका पूरा लाइफ टैक्सोनॉमी में ही बीत जाएगा। और वो दुनिया में टैक्सोनॉमी करने आया है क्या? उसको बहुत सारा काम है भाई, सिर्फ टैक्सोनॉमी करने ही तो आया नहीं है। तो इससे ना बड़ा काम जो होता है बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं आपको, टैक्सोनॉमी 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स का है, वो हम बता देते हैं। उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इससे नीट वगैरह में क्वेश्चंस ज़्यादा आता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टैक्सोनॉमी 2 टाइप्स, एक तो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल का मतलब जो बहुत पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो टैक्सोनॉमी किया जाता था, जो कैसे किया जाता था। मॉडर्न का मतलब है अब रिसेंटली कैसे किया जाता है, अब कैसे किया जाता है, दोनों में डिफरेंस हम बता रहे हैं। जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे हो गया मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मीन्स मॉर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल and internal means anatomical, based on external and internal features, comma cell structure, developmental process, ऑन्टोजेनी भी बोलते हैं इसको हम, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। तो आप ये समझना इसका मतलब क्या है। जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी होता था भाई लोग, बच्चा, उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, हमने बोला कि कोई प्लांट या एनिमल आपने डिस्कवर किया है, आपको कोई नया प्लांट मिला, तो आपने उस प्लांट को देखकर उसका जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल फीचर है, उसको देखकर आप अगर उसका टैक्सोनॉमी कर दो तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में यही होता था कि जो टैक्सोनॉमिस्ट होते थे, जो ऑर्गेनिज्म मिलता था उनको नया, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे उसका टैक्सोनॉमी कर देते थे। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हो रहा है, तो इसको हम एक तरीके से बच्चों
मार्फोटैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, मार्फोलॉजी के बेसिस पे हो रहा है तो मार्फोटैक्सोनॉमी भी बोला जा सकता है इसको, मार्फोटैक्सोनॉमी। मार्फोलॉजी के बेसिस पे, एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे ना टैक्सोनॉमी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मार्फोटैक्सोनॉमी। अब जब मॉडर्न वाला कंसेप्ट आया, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, इसमें एक्सटर्नल तो है ही, मार्फोलॉजिकल फीचर तो है ही, साथ में इंटरनल फीचर भी है, एनाटॉमिकल फीचर भी है। इस एक्सटर्नल फीचर है, साथ में इंटरनल फीचर भी है, सेल का स्ट्रक्चर भी है, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है जिसको ऑन्टोजनी बोलते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी है। ऑन्टोजनी का मतलब ये होता है उसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, मतलब फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, उसको हम ऑन्टोजनी भी बोलते हैं। तो ये भी कंसीडर किया जाता है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी कंसीडर किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर वो प्लांट है तो इकोलॉजी में उसका क्या रोल है, वो प्रोड्यूसर का काम करेगा, एनिमल है तो कंज्यूमर का काम करेगा, माइक्रोब है तो डिकम्पोजर का काम करेगा। तो इसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। इन सब के बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी होता है वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, कि मॉडर्न और क्लासिकल दोनों में कॉमन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन बोथ मॉडर्न एंड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल या मार्फोलॉजिकल, ये जो एक्सटर्नल फीचर है ना, एक्सटर्नल या मार्फोलॉजिकल फीचर इज कॉमन इन बोथ मॉडर्न एंड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ये सब नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन बोथ। तो ये मार्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल फीचर दोनों में ना कॉमन आपको मिल जाएगा। एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स हम बता देते हैं ना। तो अभी जैसे टैक्सोनॉमी में हमने एक स्टेप के बारे में बात किया था, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हम करा देते हैं। सिस्टमैटिक्स, ये जो सिस्टमैटिक्स टर्म है गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने दिया था सिस्टमैटिक्स शब्द। और ये जो सिस्टमैटिक्स है ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ध्यान देना। टैक्सोनॉमी ग्रीक था, ग्रीक, और ये लैटिन है। ग्रीक एक्चुअल में ग्रीस शब्द सुना होगा, एक कंट्री है यूनान, हिंदी में बोलते हैं यूनान। वहाँ अगर वहाँ से यूनानी लैंग्वेज कोई है ना तो उसको हम ग्रीक बोल देते हैं, ग्रीक या ग्रीस बोल देते हैं हम उसको, ग्रीक वर्ड। ये लैटिन शब्द डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टिमा, ये लैटिन वर्ड सिस्टिमा से लिया गया है, सिस्टिमा। और इसका मतलब है मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ organisms, means systematic arrangement of organisms। तो systematics का मतलब होता है systematic arrangement of organisms। एक पर्टिकुलर सिस्टम से ना ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया जाए, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ये जो सिस्टमैटिक्स है इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान देना। सिस्टमैटिक्स deals with the study of diversity among living organisms deals with the study of diversity among living organisms
and also considers evolutionary relationship इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी बोला जाता है। फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among them along with taxonomy, क्या मतलब है इसका समझ लीजिए। एक्चुअल में है क्या, अगर हम आपसे पूछें कि ज़्यादा ब्रॉड क्या है, सिस्टमैटिक्स है या टैक्सोनॉमी है, तो आपका जवाब होना चाहिए टैक्सोनॉमी पार्ट है सिस्टमैटिक्स का। इट मीन्स सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो आएगा ही आएगा, साथ में फाइलोजेनी भी आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशंस भी आ गया। टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among them, among organisms along with taxonomy. It means ये जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स का मतलब है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे आप बताइए किंगडम मोनेरा, आपने नाम सुना होगा, मोनेरा से कौन इवॉल्व हुआ, किसका इवोल्यूशन हुआ? मोनेरा से आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गया ना, रिलेशनशिप हो गया, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो है ही, मतलब क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन तो है ही। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो है ही, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये तो है ही। इसके साथ में फाइलोजेनी भी ना इसी में इंक्लूड है, तो सबको मिला के हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो लीनियस साहब ने एक बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, उसी बुक में सबसे पहले सिस्टमैटिक्स के बारे में जिक्र किया था। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इट मीन्स लीनियस साहब ने जो सबसे पहले बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, इसी बुक में सबसे पहले इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में लिखा था, उसके बारे में जिक्र किया हुआ था। एक कंसेप्ट और हम आपको बता दें, एक कंसेप्ट आया था बायोसिस्टमैटिक्स को ही बोलते हैं नियोसिस्टमैटिक्स। हम बता दें आपको, बायोसिस्टमैटिक्स या नियोसिस्टमैटिक्स। नियो मीन्स होता है नया, न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स, सबका मतलब एक ही बात होता है। टर्म गिवन बाय जूलियन हक्सले, एक जनाब थे जिनका नाम था जूलियन हक्सले। इन्होंने, हक्सले साहब ने सबसे पहले बायोसिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स इस टर्म का यूज किया था। तो बायोसिस्टमैटिक्स या नियो, ये सिस्टमैटिक्स के बाद का कंसेप्ट है। नियो मीन्स नया,
तो ये जो बायोसिस्टमेटिक्स है इसमें कंसीडर करता है, ये कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, सेल स्ट्रक्चर, जेनेटिकल इकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशंस एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशंस। बायोकेमिकल इंफॉर्मेशंस मीन्स यहाँ पे सिस्टमेटिक शब्द है, मतलब फाइलोजेनी तो है ही, उसके अलावा आप देखोगे ना जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक्सटर्नल फीचर है, इंटरनल फीचर है, सेल स्ट्रक्चर है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, जीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशंस, इन सब के बेसिस पे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका स्टडी किया जा रहा है, उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बायोसिस्टमेटिक्स या न्यूसिस्टमेटिक्स। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, प्लेस करना, इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको हम बोलते हैं बायोसिस्टमेटिक्स या न्यूसिस्टमेटिक्स। ये हक्सले साहब ने इसको सबसे पहले दिया था। सबसे पहले आता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में अभी हम जस्ट बात किए थे टैक्सोनॉमी में कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक स्टैंडर्ड नाम दे देना, प्रॉपर डिस्टिंक्ट नाम दे देना, ताकि वो उसी पर्टिकुलर नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे आप ये मानिए, जैसे मान लीजिए आप चाइना चले गए, हालांकि कोई अब जाएगा नहीं चाइना, लेकिन आप मान लो कि आप चाइना चले गए और वहाँ पे मैंगो को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, वहाँ पे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और फिर कोई यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो क्या वहाँ पे मैंगो का साइंटिफिक नेम कुछ अलग ही होगा क्या? वहाँ भी इसको मैंगीफेरा इंडिका ही बोलेंगे, इंडिया में भी मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे, हर जगह। मतलब ये नाम यूनिवर्सल नेम होता है, यही प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट नेम है ताकि वो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और बेटा ध्यान देना, नॉमेनक्लेचर में हम लोकल या कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम के बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है वो भी अभी हम आपको बता ही देंगे। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है प्रॉपर डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम दे देना ताकि वो उसी नाम से ना पूरी दुनिया में जाना जाए। तो आप चाहते हो तो हम आपको यहाँ पे वर्नाकुलर या लोकल नेम के बारे में भी बता देते हैं, तो यहाँ पे कैटेगराइज कर देते हैं, फिर समझा देंगे तो आप उसी हिसाब से समझ लेना। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया था, जिसका आप टैक्सोनॉमी कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उसको एक प्रॉपर नाम देना है, ठीक है। उसका नेमिंग सिस्टम जो होता है, नामकरण जो होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नामकरण जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे आपके घर वालों ने आपको कोई नाम दिया होगा, पप्पू, टिंकू, रिंकू, जो भी दिया होगा, तो वो भी क्या है कि नॉमेनक्लेचर ही है। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है भाई लोग, ये दो टाइप का है, 2 टाइप्स। नामकरण 2 प्रकार का है,
एक है वर्नाकुलर नेम, इसको शॉर्ट में ना VERN, वर्ण, वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम जो होता है ये लोकल नेम होता है, लोकल नेम, या कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। दूसरा है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम या इसको हम बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। अब बायोलॉजी में अगर प्लांट है तो बोटेनिकल नेम, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, आता वो साइंटिफिक नेम में ही है। तो ये स्टैंडर्ड नेम होता है, स्टैंडर्ड नेम, या इसको हम बोलते हैं ये होता है यूनिवर्सल नेम, यूनिवर्सल नेम। ये लोकल या कॉमन नेम होता है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफ़र करता है। ये वेरी या डिफ़र प्लेस टू प्लेस, जगह बदलने से कॉमन नेम बदल सकता है, वेरिएबल होता है, वेरी या डिफ़र प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है ये यूनिवर्सल है, नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस ये वेरी नहीं करता है, एक ही होता है, सेम होता है, ये यूनिवर्सल नेम है। और हमने यहाँ पे बोला बायोलॉजिकल नेम, प्लांट है तो बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। प्लांट है तो हम बोलेंगे बोटेनिकल नेम, एनिमल है तो हम बोलेंगे जूलॉजिकल नेम, और दोनों है क्या, दोनों है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो बेटा ये जो वर्नाकुलर नेम होता है ना, इसका ऐसा नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस यूनिवर्सली तो नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में है। देखो लिखा है लोकल नेम, लोकल नेम। लोकल इसलिए बोला क्योंकि ये लोकेलिटी के हिसाब से है, उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से है। लोकल मतलब लोकेलिटी, लोकेलिटी बदलने से हो सकता है कि लोकल नेम भी बदल जाए। तो जैसे आप ये देखिए, हम बता दें आपको, जैसे पहले हम आकाश में काफ़ी टाइम से हम पढ़ाए हुए हैं, तो हम पहले हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, तो रोहतक में हम, रोहतक आकाश में हम थे वहाँ पे 2 साल। तो हरियाणा में रोहतक में जैसे कद्दू होता है, कद्दू, कद्दू होता है, तो कद्दू को आप देखिए जैसे कई जगह सीताफल भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं। तो बेटा हुआ क्या, पेठा आपको पता होगा, पेठा आप खाते हो, तो वहाँ पे रोहतक में ना पेठा, ये जो कद्दू वगैरह नहीं होता, कोहड़ा वगैरह नहीं होता है, कद्दू कोहड़ा, उसको पेठा वहाँ बोला जाता है। और उससे जो पेठा मिठाई बनता है ना, उसको भी पेठा बोलते हैं। कद्दू या कोहड़े को भी पेठा बोलते हैं, और जो उससे मिठाई बनता है ना, मीठा पेठा, उसको भी पेठा बोला जाता है। तो एक बार मतलब वहाँ पे हम थे, तो बगल में एक लड़का था, तो उसको हमने 100 रुपये दिया, और मैंने बोला कि आप ना 1 किलो पेठा लेते आना, आप 1 किलो पेठा लेते आना। तो वो कद्दू ला के रख दिया यार। हम मंगाए क्या थे, हम तो मिठाई मंगाए थे ना, और वो कद्दू ला के रख दिया। वो बताया कि सर इसको यहाँ कद्दू, कोहड़े को ही पेठा बोलते हैं, कद्दू को बोलते हैं। और अगर वही बंदा जिससे हम मंगाए थे, अगर वो यहाँ पे चला है, ठीक है, अपने यूपी में आ जाए, बनारस में आ जाए, यूपी में आ जाए, और अगर आप उसको पैसा दे दो, या वो आपको पैसा दे दे, वो आपको पैसा दे दे और बोले कि आप भैया हमको पेठा लेते आना, तो आप ये बताइए, आप कद्दू या कोहड़ा लाओगे कि मिठाई लाओगे? जाहिर सी बात है आप मिठाई लाओगे। हालांकि हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम लेके गायब भी हो सकते हो, लेकिन आप क्या लाओगे? आप मिठाई लाओगे ना। वो तो कद्दू या कोहड़ा ला के रख दिया। तो ये लोकल नेम है। लोकल नेम जो होता है, रोहतक हरियाणा में जो था ना, जरूरी नहीं कि यहाँ भी वही होगा, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफ़र करता है। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जो था यहाँ भी वही होगा। तो ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, सिग्निफिकेंस है, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही सिग्निफिकेंस है, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस नहीं है।
पूरे वर्ल्ड में उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। बाकी स्टैंडर्ड नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये वेरिएबल नहीं है। जैसे बाइनोमियल नेम या नॉमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नेम होता है, ट्राइनोमियल नेम या नॉमेनक्लेचर, ये सब जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड में आता है, ये साइंटिफिक नेम में आता है, स्टैंडर्ड में आता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम सीधे आ जाते हैं साइंटिफिक नेम के ऊपर। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में हम बात करते हैं। लोकल नेम हो चुका है। लोकल नेम को वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं। वर्ण मतलब लोकल, शॉर्ट में VERN लिखा जाता है, वर्ण। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किया था कैस्पर बाउहिन, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फर्स्टली गिवन बाय कैस्पर बाउहिन, BAUHIN, बाउहिन। इन हिज बुक, इन्होंने किताब लिखा था पाइनेक्स या पिनैक्स, जो आप बोल दो, एक किताब लिखा था। इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जिक्र किया था। लेकिन जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये एस्टेब्लिश्ड एंड popularized by Carolus Linnaeus। तो कैरोलस लीनियस साहब ने इसको ना एस्टेब्लिश किया, बहुत ही फेमस किया, पॉपुलराइज किया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो लीनियस का नाम लेना आप लोग, कैरोलस लीनियस का नाम लेना। हालांकि सबसे पहले डिस्कस तो बाउहिन साहब ने किया था, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। एस्टेब्लिश करने का, पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट है वो लीनियस साहब को जाता है। तो अगर नीट वगैरह में आता है तो आप लीनियस को ही आपको आंसर लगाना है। तो एस्टेब्लिश एंड पॉपुलराइज्ड बाय कैरोलस लीनियस इन हिज बुक Species Plantarum for plants and Systema Naturae for animals। तो लीनियस साहब ने क्या किया ना, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको अपने बुक में दिया। उसके बारे में स्पीशीज प्लांटेरम बुक में इन्होंने प्लांट के बारे में जिक्र किया, प्लांट का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, और सिस्टमा नेचुरी में एनिमल्स को नाम दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बता दें, जैसे ये जो कोड्स फॉर, ये एक्चुअल में इंटरनेशनल कोड्स है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये है क्या? एक्चुअल में जो इंटरनेशनल कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर है ना, ये गवर्निंग बॉडीज़ है जो किसी पर्टिकुलर प्लांट का, एनिमल का या माइक्रोब का ना जो नॉमेनक्लेचर करता है। मतलब ये नाम देता कौन है? मैंगीफेरा इंडिका है तो किसने ये नाम दिया, या कोई पर्टिकुलर एनिमल है तो उसको साइंटिफिक नेम कौन दिया? तो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दीज आर इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम एक एक करके बात करते हैं, सबका फुल फॉर्म भी बताएंगे, आपने पढ़ा भी है। ICBN, ऐसे ही एक आएगा ICZN, एक आएगा ICNB, एक आएगा ICNCP। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आपको देखना है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ये जो ICBN है बच्चों ध्यान देना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये गवर्निंग बॉडी है जो किसको नाम देगा? ये दुनिया के सारे प्लांट को ये अकेले नाम नहीं देता है, ये नेमिंग करता है, नेमिंग सिस्टम है। स्टैंडाइज ICBN स्टैंडाइज द नेम ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, ये सब है ना, इन सबको ICBN नाम देता है। हम सीधे प्लांट लिख सकते थे, लेकिन इससे आप सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपका, तो हम स्पेसिफिक यहाँ सबका बताते जा रहे हैं कि किसको किसको नाम देता है। ICZN इंटरनेशनल कोड या कोड्स कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप लिख लो, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो ICZN है ना, ये स्टैंडर्डाइज करता है, ये स्टैंडर्ड नाम देता है द नेमिंग ऑफ, स्टैंडर्ड नाम देता है नेमिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं ना, सबको ICZN नाम देता है। लेकिन दुनिया के सारे प्लांट को ICBN नाम नहीं देता है, आपको ध्यान देना है। एक है ICNB, बैक्टीरिया, B फॉर बैक्टीरिया। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके लिए नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को नाम देता है। जैसे E. कोलाई है ना, जैंथोमोनास सेट्राई है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है,
तो ये सब नाम कौन दिया है? ICNB ने दिया है। उसके बाद आता है ICNCP। NCP मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरा नाम। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड नाम देता है नेमिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो बेटा कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब ना, जो जिस प्लांट का हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हम लगाते हैं, वीट है, राइस है, मेज है, ये सब जो होते हैं ना, ये सब कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं। तो आप देख लीजिए प्लांट के लिए कौन कौन सा था। ICBN भी था, ICNCP भी था। तो क्या दुनिया के सारे प्लांट का नॉमेनक्लेचर ICBN ही करता है क्या? ना, ICNCP भी करता है। लेकिन दुनिया के सारे एनिमल का नॉमेनक्लेचर ICZN करता है। बैक्टीरिया के लिए अलग है। तो क्वेश्चन दे दे कि जैसे वीट है, वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। राइस का होता है ओराइजा सटाइवा। तो क्वेश्चन दे दे ओराइजा सटाइवा नेमिंग डन बाई ICBN, ICZN, ICNB, ICNCP। क्या लगाओगे? ये आप लगाओगे। ये दे दिया जैंथोमोनास सेट्राई, बैक्टीरिया है। पूछेगा ये कौन दिया? तो ICNB दिया, जाहिर सी बात है। और एक और है, हम आपको बता देते हैं, ICVN। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। वी फॉर वायरस। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, तो ये जो ICVN है, ये नेमिंग करता है, नेमिंग ऑफ वायरसेस। जितने भी वायरसेस, ऑल द वायरसेस, सबको नाम ICVN ही देता है। कोरोना वायरस, COVID-19 कोरोना वायरस है, HIV वायरस है, जितने भी वायरस है ना, सबको ये देता है। जितने भी बैक्टीरिया है ये देता है। कल्टीवेटेड प्लांट का ये देता है। अब हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया फंजाई, नहीं तो आप समझ ही ना पाते बेटा। ये फंजाई को नाम देता है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता, मान लो हम यहाँ स्पेसिफाई ना करते, NCERT में नहीं लिखा है, अगर हम क्वेश्चन भी देते हैं कि फंजाई का नेमिंग कौन करता है, तो आप समझ ही ना पाते कि सर ने बताया ही नहीं है, किताब में भी नहीं लिखा है। तो फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, वाइल्ड प्लांट्स हो गया, सबका ICBN करता है। तो हम यहाँ पे ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बायोलॉजिकल नाम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है, साइंटिफिक नेम्स है, बायोलॉजिकल नेम्स ये जो होता है ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिनाइज्ड होता है, ध्यान देना, लैटिन होता है, लैटिनाइज्ड होता है, लैटिनाइज्ड
irrespective of their origin, irrespective of their origin। हम पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझा देते हैं। irrespective of their origin। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स है, रिटन इन इटैलिक्स, तिरछा लिखते हैं हम, ऑब्लिक लिखते हैं, टेढ़ा लिखते हैं। इटैलिक्स इन प्रिंटेड फॉर्म और या फिर हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइंड, सेपरेटली अंडरलाइंड। तो ये हम तिरछा क्यों लिखते हैं, अंडरलाइन क्यों करते हैं इसको? अगर तिरछा लिखा है कोई चीज़ किताब में, कोई ज़रूरी नहीं कि बायोलॉजी ही हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर कोई शब्द तिरछा लिखा है, टेढ़ा लिखा हुआ है या अंडरलाइन है, आप जब हाथ से लिखते हो ना तो अंडरलाइन कर देते हो सेपरेटली। अगर अंडरलाइन है, हाथ से लिखा हुआ है और बुक में है, अगर प्रिंटेड है, इटैलिक्स में है, तो आप तुरंत समझ जाओगे ये दिखाता है कि ये लैटिनाइज्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ध्यान देना, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन शब्द है ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इटैलिक्स एंड अंडरलाइन रिप्रेजेंट लैटिन डायग्नोसिस मीन्स ये लैटिनाइज्ड है, इससे पता चल जाता है हमको लैटिन डायग्नोसिस। अगर अंडरलाइन है, आपने जब हाथ से लिखा हुआ है, या प्रिंटेड फॉर्म में तिरछा लिखा है, इटैलिक्स लिखा है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर देता है कि ये जो शब्द है ना, ये लैटिनाइज्ड है, लैटिन डायग्नोसिस है, इसका लैटिन शब्द है ये। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नेम ये बोलता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये बोलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एवरी ऑर्गेनिज्म हैज वन साइंटिफिक नेम। ध्यान देना आप लोग, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम। एक साइंटिफिक नेम है हर एक ऑर्गेनिज्म का, और उस एक नेम में ध्यान देना, वन नेम टू कंपोनेंट्स, लेकिन उसमें कंपोनेंट है दो, टू कंपोनेंट्स। एक नाम दो कंपोनेंट, नाम एक है, कंपोनेंट दो है। फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स जीनस, ये जीनस को दिखाता है, इसको हम बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट। जीनस वाला कंपोनेंट जेनेरिक एपिथेट। और जो सेकंड कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कंपोनेंट या एपिथेट। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे है स्पेशल वाला नहीं, स्पीसीज वाला। ये स्पीसीज को दिखाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो एक नाम दो कंपोनेंट, पहला जीनस का है, दूसरा स्पीसीज का है। और ये जो जीनस वाला नाम है बेटा, लोग आपको ध्यान देना है, जब हम इसको लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ
कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और ये जो सेकंड कंपोनेंट है स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये जीनस को दिखाता है। कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे, शुरुआत करेंगे कैपिटल लेटर से, पहला शब्द कैपिटल में रहेगा और बाकी ये ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये है, हम एग्जाम्पल भी अभी देने वाले हैं आपको। तो बेटा लोग एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना। पहला लाइन क्या लिखा है, बायोलॉजिकल नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। क्या मतलब है इसका, ये पहले वाली लाइन पे हमको फोकस करना है। दूसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल नेम्स रिटेन इन इटैलिक्स इन प्रिंटेड फॉर्म और सेपरेटली अंडरलाइन। इटैलिक्स और अंडरलाइन क्या दिखाता है, ये दिखाता है लैटिन डायग्नोसिस कि लैटिनाइज्ड है। तो हम इसको हटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि पहले और दूसरे लाइन का मतलब क्या हुआ। एक चौथा पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं ना, फिर साथ में एक एग्जांपल लेके हम समझा देंगे आपको। द नेम ऑफ ऑथर या डिस्कवरर, द नेम ऑफ ऑथर या डिस्कवरर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान देना, जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एंड गेट एब्रेविएटेड, स्पेसिफिक एपिथेट एंड गेट एब्रीविएटेड। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं ये। अब आपको ना चारों पॉइंट उसी में कवर हो जाएगा। ये जो चौथा पॉइंट हमने लिखा है, अब आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों पॉइंट इसी में कवर हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। ऑफलाइन का हालांकि रियल बात है कि ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो ऑफलाइन जो क्लासेस में, जो रियल में क्लासरूम में बैठ के आप क्लास लेते हो, उसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है। लेकिन एक अच्छा टीचर और ये सब जो आप पढ़ रहे हो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस, कैमरा, ये जो टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा क्लासेस और एक टेक्नोलॉजी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। हालांकि एक अच्छे टीचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा टीचर प्लस टेक्नोलॉजी, अगर ये दोनों मिल जाएगा ना, तो उससे आप लोगों का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और JRS ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। JRS में जो टीचर्स हैं, ये यहाँ पे 45 ईयर्स तक एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, फ्रॉम मिनिमम 10 ईयर्स मैक्सिमम 45 से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी का और क्या हो सकता है। तो ये आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलेगा कि एक्सपीरियंस प्लस अच्छा टीचर प्लस टेक्नोलॉजी, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं मैंगो। एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया मैंगो। जो मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसका बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक में नेम या बायोलॉजिकल नेम, और प्लांट है तो बोटेनिकल हमने बोला था। इसका बोटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ध्यान देना। और बेटा क्योंकि हम हाथ से लिख रहे हैं ना, तो मैंगीफेरा के नीचे अलग अंडरलाइन कर दिया, इंडिका के नीचे हमने अलग लाइन कर दिया। ठीक है। मैंगीफेरा क्या दिखाता है, ये
ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट जीनस, ये जीनस दिखाता है। इंडिका क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्पीसीज, ये स्पीसीज को दिखाता है। इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस, तो मैंगीफेरा इंडिका ये जेनेरिक एपिथेट है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ध्यान देना, हमने जीनस वाला कंपोनेंट और स्पीसीज वाला कंपोनेंट दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। अगर ये नहीं है कि जल्दबाजी में हो आप, आपकी ट्रेन छूट रही है तो आप जल्दबाजी में एक ही लाइन ऐसे मार दो। अगर आपने एक ही लाइन कर दिया, सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जीनस वाला अलग रहेगा, स्पीसीज वाला अलग रहेगा। जीनस देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है हमने, और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है। और आप ये मान लीजिए, ध्यान देना, आप ये मान लीजिए कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका का डिस्कवरी लीनियस ने किया। मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका का डिस्कवरी लीनियस ने किया, लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया, इसके बारे में लिखा, इसका डिस्कवरी किया। तो द नेम ऑफ ऑथर या डिस्कवरर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एंड गेट एब्रिविएटेड। तो ध्यान देना, जो ऑथर का साइटेशन होता है, ऑथर का जो साइटेशन होता है, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट के बाद होता है और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, लीनियस था ना, तो लिन डॉट, डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी कीमत पे इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है भाई साहब। हमने क्या बोला, अंडरलाइन क्या दिखाता है, अंडरलाइन दिखाता है लैटिनाइज्ड, ये लैटिन है। और लीनियस आप थोड़ी ना लैटिन थे यार, मैंगीफेरा लैटिनाइज्ड है, इंडिका लैटिनाइज्ड है, लीनियस आप थोड़ी ना थे। तो इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है आपको, ये आपको याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना और अंडरलाइन कर देना। तो ये जीनस दिखाता है और ये स्पीसीज दिखाता है। अब कुछ चीज़ें और भी आपको हम बता दें भाई लोग, जैसे आप देखिए, ये जीनस वाला नाम, ये स्पीसीज वाला नाम, ये ऑथर्स साइटेशन। तो 1 2 3 तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी ना ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। तो बताइए, क्वेश्चन आ गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑथर्स साइटेशन, ऑथर का नाम। तो ये किस में है, अंडरलाइन है ना, तो ये किस में है, ये लैटिनाइज्ड है। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये रोमन में रहेगा, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ये रोमन में रहेगा। तो क्वेश्चन आ गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन वर्ड। ध्यान देना, 2 लैटिन शब्द रहेगा और 1 रोमन शब्द रहेगा। ध्यान देना, 2 लैटिन शब्द रहेगा, 1 रोमन शब्द रहेगा। ये आपको याद रखना है, 2 लैटिन शब्द और 1 रोमन शब्द। इसको अंडरलाइन नहीं करना है हमको, या आप लिख लेना, नोट कर लेना। फिर आगे आप ध्यान दें, ये जो लिन है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L डॉट, या फिर इसको हम लिन डॉट ब्रैकेट, इसको भी हम ब्रैकेट में लगा सकते हैं। ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, लगा भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब ठीक है, गलत नहीं है। आप कैसे भी लिख सकते हो, मैंगीफेरा इंडिका लिन। सब नोट करते जाना है आपको। अब आप सपोज करना कि नीट के क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपके यहाँ जो यहाँ JRS में प्रैक्टिस पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा मैंगो का सही साइंटिफिक नेम दिया है। ठीक है, लिखा हुआ है। एक बार नीट में आ भी चुका है बच्चों, ध्यान देना, एक बार नीट में आ भी चुका है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करेक्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ मैंगो इज, मैंगो का एकदम करेक्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। और याद रखना, आप ये सपोज कर लो कि हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन आप ये मान लो कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है, प्रिंटेड फॉर्म में है, हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं।
तो अभी हमने बोला था अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब तिरछा लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं ऐसे, ये तो ये हमने जो तिरछा लिखा हुआ है बच्चों ध्यान देना, ये जो हमने तिरछा लिखा हुआ है ना, तो ये इटैलिक्स है, ये इटैलिक्स में हमने लिखा, तिरछा लिखा हुआ है। तो अगर तिरछा लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये लैटिनाइज्ड है, तो प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में होता है। तो हमने बोला था अंडरलाइन या इटैलिक्स क्या दिखाता है, यही रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिनाइज्ड है, ये शब्द लैटिन डेराइव्ड है। तो आप देखिए क्वेश्चन हमने दिया है तो हमने लिख दिया, और ध्यान देना बोर्ड पे नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन पेपर में है, आपको एज्यूम करना है कि क्वेश्चन पेपर में है। तो ये है। तो अगर हम पूछे कि इसमें सही एक्सप्रेशन क्या है, तो आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा बड़ा क्लोज है लेकिन डिफरेंस है, ये भी ठीक था ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए लिन भी इटैलिक्स में हमने लिख दिया, लिन को भी हमने तिरछा लिख दिया। और भाई साहब ये जो ऑथर का नाम या डिस्कवरर का नाम होता है, ऑथर साइटेशन जो होता है, ये रोमन में रहता है, इसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, या हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे हम। तो ये देखिए ये इटैलिक्स में है, ये इटैलिक्स में है, ये रोमन में है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने इसको स्मॉल से शुरू कर दिया, इसको हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब आप देखिए ज़रा, 4 पॉइंट हो गया था, 5वां पॉइंट हम आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 5वां पॉइंट कि जो लैटिन होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अंडरलाइन इटैलिक्स ऐसा क्यों किया जाता है, अंडरलाइन हम क्यों करते हैं, इटैलिक्स क्यों करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिनाइज्ड है, लैटिन ओरिजिन है। तो लैटिन ही क्यों, मतलब साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, ये लैटिनाइज्ड ही क्यों है। इसको हिंदी में ले लेता, इंग्लिश में ले लेता, लैटिनाइज्ड ही क्यों, लैटिन भाषा ही क्यों सेलेक्ट किया गया, लैटिन लैंग्वेज ही क्यों सेलेक्ट किया गया। तो ध्यान देना, वाई लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा क्यों सेलेक्ट किया गया। तो आपको हम ये बता दें कि लैटिन इज इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज, इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज है, इसमें नो चांसेस ऑफ चेंज, इसमें बदलाव के चांसेस नहीं है, ये बदलने वाला नहीं, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज है। जो लैटिन है ये पूरे दुनिया में अब कहीं भी लैटिन भाषा का यूज नहीं होता, कहीं भी ये बोला नहीं जाता, कहीं भी ये प्रचलन में नहीं है, यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, ये डेड लैंग्वेज है।
डेड का मतलब ये नहीं किसी ने गोली मार दिया इसको, डेड का मतलब ये कि ये यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। और भाई साहब जब ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसमें बदलाव होने के चांसेस नहीं है, बदलने के चांसेस नहीं हैं। जैसे वाराणसी, बनारस शब्द था, बनारस यूज में था तो इसको बदल के वाराणसी कर दिया। बंगलौर यूज में था शब्द, बंगलुरु कर दिया। तो वैसे ही ना, अगर कोई शब्द प्रैक्टिस में रहेगा तो उसमें कोई ना कोई कभी ना कभी कोई बदलाव ला देगा। बम्बई, मुंबई, बॉम्बे, ये बदलाव होता रहता है। अगर यूज में रहेगा तो कोई ना कोई बदलाव कर ही देगा, और अगर यूज में नहीं तो उसमें बदलाव होने के चांसेस क्या होंगे। तो इसलिए लैटिन शब्द सेलेक्ट किया गया। वाई लैटिनाइज्ड? इसीलिए कि ये डेड लैंग्वेज है तो इसमें कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है। अब आप सोचिए, साइंटिफिक नेम को याद रखना बड़ा मुश्किल है, एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। और अगर ये टाइम टू टाइम बदलता रहे तो कितना डिफिकल्ट होगा इसको मेमोराइज करना। आप समझ नहीं पाओगे कि किसका ये साइंटिफिक नेम है। इसलिए ऐसा नाम फिक्स कर दिया गया कि जो बदले ना, इसलिए लैटिनाइज कर दिया गया। और सबसे पहला पॉइंट आप देखो, सबसे पहला पॉइंट, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जैसे हमने एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पहला वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका, जैसे आप ये समझिए, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में जो इंडिका है, इंडिका जीनस है, और इंडिका से कहीं ना कहीं हमको पता चल जा रहा है कि ये मैंगो का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, यहीं का ये प्लांट है, यहीं से पूरी दुनिया में ये फैला है। तो इसका ओरिजिन कहाँ का है? इंडिया का है। लेकिन भाई साहब ये जो इंडिका शब्द है, ध्यान देना, इंडिका जो शब्द है, इंडिका शब्द से ये पता चल रहा है कि मैंगो इंडिया का है, लेकिन इंडिका इंडियन शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिनाइज्ड है। तो वही हमने बोला कि साइंटिफिक नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन कहीं का भी हो, हम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंगीफेरा चाइनेंसिस होता तो चाइनेंसिस ये दिखाता कि मैंगो का ओरिजिन चाइना में हुआ है, लेकिन जो चाइनेंसिस शब्द होता ना, वो चाइनीज ना होता, वो लैटिनाइज्ड होता, वो लैटिन शब्द होता। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, याद रखना। 6 पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता दें। इफ ए स्पीसीज हैज more than one word a component, then a hyphen is put between them। तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी कंपाउंड एपिथेट। ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेट। एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हिबिस्कस, गुड़हल होता ना, चाइना रोज, गुड़हल का फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, साइनेंसिस। तो बेटा रोजा और साइनेंसिस के बीच में हाइफन रख दिया जाता है। ये चाइना रोज है, गुड़हल है, चाइना रोज है। ये चाइना रोज को हम सू फ्लावर भी बोलते हैं, चाइना रोज नाम है इसका, गुड़हल। तो ये जीनस है, ये दोनों स्पीसीज है, ध्यान देना, ये ट्राइनोबिल नहीं है, ये दोनों स्पीसीज है। लेकिन स्पीसीज में यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, दो कंपोनेंट हैं, तो इन दोनों के बीच में हाइफन रख दिया जाता है। ये बाइनोमियल में ही है, ध्यान देना, ये बाइनोमियल में ही है, तो एक हाइफन रख देते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेट। एक प्लांट और है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, तो बर्सा और पेस्टोरिस के बीच में हाइफन रख दिया। इसका कॉमन नेम है इस प्लांट का सेफर्ड, सेफर्ड पर्स। जेनेटिक्स में आप 12th में पढ़ोगे इसके बारे में, सेफर्ड पर्स। तो यहाँ पे ना
ये स्पीशीज में 2 वर्ड है तो बीच में हाइफन रख दिया, तो हाइफन दिखाता है कंपाउंड एपिथेट। एक 7वां और अंतिम पॉइंट हम बता देते हैं आपको, 7वां और अंतिम पॉइंट हम बता देते हैं आपको। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल दैट it is possible that generic epithet is different but specific epithet is same for 2 different organisms, 2 different organisms या 2 अलग अलग प्लांट है। इसका मतलब समझना बेटा, 7वां पॉइंट एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाओगे, अभी शायद कम समझ में आ रहा है लेकिन एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाओगे। ये संभव है, ये पॉसिबल है कि 2 अलग अलग प्लांट हैं, ध्यान देना 2 अलग अलग प्लांट हैं, इनका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इन दोनों का जीनस वाला नाम अलग अलग है लेकिन स्पीशीज वाला जो नाम है वो एक ही हो, ये पॉसिबल है। जबकि ये दोनों प्लांट ना एक स्पीशीज के नहीं हैं, इनका बस नाम एक जैसा है, इनका स्पीशीज अलग अलग है, बस नाम मैच कर रहा है स्पीशीज वाला। जब जीनस ही अलग है तो स्पीशीज सेम हो ही नहीं सकता है बेटा, बस इनका नाम मैच कर रहा है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में रूल में है कि ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो हमने बोला कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनका जेनेरिक एपिथेट हो सकता है डिफरेंट हो लेकिन स्पीशीज वाला जो नाम है वो सेम हो, ऐसा पॉसिबल है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको। इसका एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका, तो ये मैंगो है, ये इंडियन रोज है, ये नीम है, नीम या मार्गोसा भी बोलते हैं नीम को हम। तो बता बेटा जेनेरिक एपिथेट तीनों का क्या डिफरेंट है लेकिन स्पीशीज वाला कंपोनेंट देखिए, ये स्पीशीज वाला कंपोनेंट तीनों का एक जैसा है। तो क्या मैंगो और रोज एक ही स्पीशीज के हैं क्या? ना, डिफरेंट। ये नीम भी डिफरेंट है लेकिन इन सबका जीनस वाला नाम है, स्पीशीज वाला नाम सेम है। ध्यान देना, नाम सेम है, बस नाम यहाँ पे स्पीशीज वाला कंपोनेंट सेम है, ये प्लांट अलग अलग है ना, डिफरेंट हैं। तो नीम को मार्गोसा भी बोलते हैं। मार्गो साबुन लगाया होगा आपने, मार्गो साबुन नीम का ही तो होता है। ये है एक हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगला जो क्लास होगा वो आगे बात किया जाएगा, इस टॉपिक के बारे में आगे बात किया जाएगा। तब तक आप लोग एंजॉय करें पढ़ाई को, हेल्दी रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।